सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हम बात करते हैं भारत के ज्ञान विज्ञान की, भारत की शिल्प कला की, कि इंजीनियरिंग में भारत कहाँ था, वाटर इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, हाइड्रोलिक्स में और मटेरियल साइंस में भारत कहाँ था, उसकी हम बात करते हैं। जब भारत में ज्ञान विज्ञान की बात आती है और खासकर जब इमारतों की बात आती है, भवन निर्माण की बात आती है, स्थापत्य कला की बात आती है, तो उठाकर सारा श्रेय केवल और केवल मुगलों को दे दिया जाता है। आज अरब के आप गूगल करेंगे तो अरब में आपको कोई 500 साल से पहले पुरानी कोई बिल्डिंग, आपको कोई बहुत अच्छी शिल्प कला की ऐसी कोई इमारत नहीं मिलेगी। तो ऐसा वो कौन सा ज्ञान विज्ञान उनके पास था, शिल्प कला थी, कि वो लोगों ने वहां अरब में अपने मूल स्थान को छोड़कर भारत में आकर स्थापत्य कला की। वो कहते हैं भारत के अंदर हमने, मुगलों का योगदान क्या है जी, उन्होंने ताजमहल बनवाया, उन्होंने फतेहपुरी सिकरी बनवाई, उन्होंने लाल किला बनाया, उन्होंने आगरे का लाल किला बनवाया। तो ये योगदान के बारे में जाना जाता है और मारा जाता है। और कुछ जो अंग्रेजों के भक्त हैं वो भी ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत में रेल चलाई, अंग्रेजों ने भारत की संसद बनाई जो आज तक काम दे रही है, अंग्रेजों ने भारत के अंदर राष्ट्रपति भवन बनाया, अंग्रेजों ने भारत के अंदर गेस्ट हाउस बनाए, अंग्रेजों ने भारत के अंदर रेस्ट हाउस बनाए। तो क्या सच क्या है, हमें इतिहास में क्या पढ़ाया जाता है और वाकई में सच क्या है, इसकी बात हम आज करने वाले हैं। अब मैं आपके सामने कम दिखाई दूंगा, आप सामने देखिए, ये आपको एक पहाड़ दिखाई दे रहा है कि ये लगभग 1200 साल पुराना है। ये तो कुछ लोग कहते हैं, जबकि हमारा मानना ऐसा नहीं है। देखिए, इसको आप कार्बन डेटिंग करेंगे तो पत्थर ये कहीं बाहर से नहीं बना हुआ, इसकी कार्बन डेटिंग करेंगे तो, क्योंकि ये पहाड़ को काट कर बनाया गया है, तो पत्थर की कार्बन डेटिंग करेंगे तो पहाड़ तो लाखों साल पुराना है, तो कार्बन डेटिंग में यही आने वाला है। तो इसके अंदर और खास बात क्या है, देखिए दुनिया के अंदर जितनी इमारतें बनी हैं आज तक, वो सारी इमारतें नीचे से ऊपर की ओर बनी हैं। ये कैलाश मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो ऊपर से नीचे की ओर बना है, और ये ठोस सॉलिड चट्टाने हैं, ये कोई सीमेंट का बना हुआ नहीं है, कोई आर्टिफिशियल बना हुआ नहीं है। पहाड़ को ऊपर से नीचे काटा है और काट कर ये बनाया गया है। तो आप कल्पना कीजिए कि ये कितना गहरा विज्ञान रहा होगा, कितना गहरा साइंस रहा होगा। इस मंदिर को आप देख रहे हैं, इस मंदिर को अजंता एलोरा का नाम आपने सुना होगा। मुझे बड़ा दुख होता है जब हम इतिहास की बात करते हैं तो अजंता और एलोरा को केवल एक पैराग्राफ में समेट दिया जाता है, उसके बारे में डिटेल में नहीं बताया जाता। और मैं खुद इस बात के लिए आश्चर्य करता हूं कि परम पूज्य स्वामी जी महाराज से जुड़ने से पहले, मुझे खुद पतंजलि से जुड़ने से पहले, कि कैलाश नाम का कोई मंदिर है, अजंता एलोरा की गुफाएं क्या है, इसके बारे में जानकारी नहीं थी। जब हमें जानकारी नहीं है, जो देश में अलग अलग स्थानों पर घूमने फिरने में रुचि रखते हैं, सामाजिक कार्य से जाते हैं, तो सामान्य जनमानस को कितनी जानकारी होगी, आप अंदाजा लगाकर देख लीजिए। तो ये कैलाश मंदिर है, इसके बारे में यह माना जाता है कि 1200 साल पहले यह बनाया गया, जबकि सच ये नहीं है। हमारा यह कहना है कि यह हो सकता है और कई हजार साल पुराना हो। इस मंदिर को ऊपर से नीचे काट काट कर बनाया गया है। आप देखिए, इस मंदिर में फोटो देख पा रहे होंगे, इस मंदिर में आप फोटो देखते हैं तो ये देखिए आदमी कितना दिखता है। इसकी हाइट देखिए, एक 6 फीट की हाइट के मुकाबले इसके पिलर को देखिए, इसके टॉप को देखिए तो कितना ऊंचा है। और इसमें चारों ओर नक्काशी की हुई है, ऊपर से नीचे का। देखिए, आपको ब्लॉक बनाकर मंदिर बनाना है तो आपके पास गलती को ठीक करने की गुंजाइश रहती है कि आपने ये पिलर बनाना है, आपने पिलर का बेस बनाया, बेस के बाद ये हिस्सा बनाया या दूसरा हिस्सा बनाया या पूरा पिलर बनाया, तो आपको कोई गलती हुई तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन आप पहाड़ में ऊपर से नीचे काट कर बना रहे हैं, तो आपने यदि यहां एक गलती से गलत हथौड़ा लगा, एक आपका टूल चला, तो आपका ये एक बार खराब हो गया तो आप इसको सुधार नहीं कर सकते, क्योंकि गलती को सुधारने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये कैलाश मंदिर है, इसके बारे में यदि आपने नहीं देखा तो आप गूगल जरूर कर लीजिएगा। थोड़ी सी जानकारी मैं दूंगा, क्योंकि आज मुझे बहुत सी जानकारी आपको देनी है, तो बहुत डिटेल में मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसको आप देख लीजिए, इसकी भव्यता को देख लीजिए, इसकी दिव्यता को देख लीजिए, ये कितनी गहरी नक्काशी की गई है, मंदिरों के ऊपर कैसे लिखा गया है। ये माना जाता है, जो आज के वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये अंदाजा लगाया है कि इस कैलाश मंदिर को आज यदि बनाने के लिए, किसी जैसे राम मंदिर बनाने के लिए एल&टी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया ना, ऐसे ही यदि किसी वर्ल्ड क्लास कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए तो भी ये ऐसा पत्थरों को काटकर मंदिर बनाना संभव नहीं है। आज हम सुरंग बनाते हैं, हमने
रोहतांग पास में सुरंग को जोड़ा है लेह लद्दाख से। लेकिन ये सुरंग क्या करते हैं, कटर केवल पहाड़ी को काटता है, और पहाड़ी को काटता है तो मलबा बना देता है। आज हम विस्फोट करके पहाड़ को उड़ा सकते हैं, लेकिन उस जमाने में ऐसे कौन से टूल रहे होंगे। आज की यदि टेक्नोलॉजी की बात करें तो एक लेजर कट टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि लेजर कट टेक्नोलॉजी से ऐसी कटिंग की जा सकती है जिस पिन पॉइंट कटिंग की हमें जरूरत हो। अब आज यदि लेजर कट टेक्नोलॉजी से यह हो सकता है तो पुराने जमाने में कौन सी टेक्नोलॉजी रही होगी। चलिए टेक्नोलॉजी की बात को छोड़ देते हैं, हम ये मानते हैं कि यह छेनी हथौड़े से बनाया गया है। तो यदि इस मंदिर को साधारण तौर पर बनाया जाए छेनी हथौड़े से, तो इस मंदिर को यदि 7,000 मजदूर लगाए जाएं तो 150 साल इसको बनाने में लगेंगे। इसका मतलब क्या है कि 150 साल तक 7,000 मजदूरों की मेहनत का, उनको रहने खाने की, उनको मेहनताने की सारी व्यवस्था होती रहे। इतना धन संपत्ति भारत के अंदर होती थी और आराम से होती थी, ताकि हजारों साल तक लोग केवल इमारत बनाते रहते थे, मंदिर बनाते रहते थे। इतना धन वैभव था तो उनको चिंता नहीं रहती थी कि खाना कहां से आएगा। अब अगली बात करते हैं कि जिस छेनी हथौड़े से ये बनाए गए होंगे, ये मंदिर बनाने की राजा ने सोची होगी तो कारीगरों को बुलाया होगा। कारीगरों को बुलाया होगा, जिसको आज आप कारीगर कहें, उस जमाने के हम कहें, आज की टर्म में कहें तो सिविल इंजीनियर्स को बुलाया होगा। डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग करने वालों को बनाया होगा। आज हमारे पास कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, हम ऑटोकैड से लेकर अलग अलग टूल में 3D के अंदर डिजाइनिंग कर सकते हैं, आज 2D में डिजाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि हम इस मंदिर को देखें तो इस मंदिर में उस जमाने में जिस कारीगर ने, जिस इंजीनियर ने, जिस चीफ इंजीनियर ने, मेन इंजीनियर ने इसके बारे में सोचा होगा, इसका कहीं डिजाइन बनाया होगा, इसकी कहीं ड्राफ्टिंग की होगी, 3D में इसकी इमेजिनेशन की होगी, फिर उसको सारा कहीं पेपर के ऊपर किसी न किसी माध्यम से उतारा होगा और 7,000 मजदूरों की टीम को लगाकर उनको समझाया होगा कि एक एक पार्ट के ऊपर क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा, इसकी डिटेलिंग की होगी। ये सारा करने के साथ साथ इस मंदिर के बारे में यदि हम देखते हैं तो उस समय का मटेरियल साइज क्या होगा, कि जो टूल बनेंगे वो टूल कैसे बनेंगे, उनकी धातु क्या होगी, उनकी टिप क्या होगी, वो टूल कैसे काम करेंगे, उन टूल को कैसे बनाया गया होगा। और जो इसके अंदर ये माना जाता है कि लगभग 40,000 टन पत्थर निकला होगा। ये जो हिस्सा काट के निकाला ना, इसको यदि वजन किया जाए तो आप इसमें ट्रक भरेंगे, तो आप कल्पना करके देखिए कि एक आदमी खड़ा है तो एक ट्रक की ये जगह है, तो आप ट्रकों की बात करेंगे कि कितना मलबा निकला होगा। तो हो सकता है कि 20 टन का यदि एक ट्रक होता है तो 40,000 है, तो लगभग इसके हम बात करें तो हजारों की संख्या में ट्रक इसके अंदर निकले होंगे, मलबा निकला होगा, वो मलबा भी कहीं गया होगा। तो ये सारी कैलकुलेशन, इतनी गंभीर डिजाइनिंग करना, इतना कैलकुलेशन करना, इतना विज्ञान, ये बिना किसी व्यवस्थित बड़े प्रोजेक्ट के, बड़ी इंजीनियरिंग के संभव नहीं है। तो ये भारत के अंदर हुआ है। ये कैलाश मंदिर बनाया गया है। आपने यदि अपने जीवन में ये कैलाश मंदिर नहीं देखा तो आप इसको देखिए। ये कैलाश मंदिर छुपा हुआ था। ये जो अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं ना, जहां पर ये कैलाश मंदिर है, इन अजंता और एलोरा की गुफाओं को 1819 से पहले कोई जानता नहीं था। वेनसांग नाम का एक यात्री आया, वो अपने चर्चा में लिखता है कि ऐसे ऐसे अजंता और एलोरा की अद्भुत गुफाएं हैं, लेकिन इनके बारे में, उसके बारे में झूठ माना जाता था कि भारत के अंदर तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो 1819 में एक अंग्रेज था, महाराष्ट्र के जलगांव के पास, यहां पर ये अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, वहां पर अजंती नाम का एक गांव है, वहां पर वो शिकार खेल रहा था। वो एक बाघ के पीछे जा रहा था, तो बाघ इस जंगल में गया। तो जंगल में जब उसने देखा पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर कि यहां पर तो बहुत सी गुफाएं हैं, तो उस समय यह पता लगा कि ये देखिए, भारत के अंदर तो इतना उन्नत विज्ञान रहा है, भारत के अंदर इतनी उन्नत सभ्यता रही है कि यहां पर तो चट्टानों को काटकर मंदिर बनाए गए हैं। और ये जो गुफाएं हैं, जैसा ये एक मंदिर है, ऐसे यहां पर लगभग 65 गुफाएं हैं अजंता और एलोरा की गुफाओं के नाम से, जिनको जाना जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि भवन निर्माण कला में ईंट के भवन बनाना, रेत के भवन बनाना, बांस के भवन बनाना, बनी बनाई गुफाओं के अंदर रहना, या पेड़ के ऊपर मचान बनाना, ये बहुत सामान्य चीजें हैं। ये इतना गहरा विज्ञान अपने भारत में रहा है। ये अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। ये गुफाएं कितनी महत्वपूर्ण है आप देखिए। आपको ये गुफाएं आपने देखी होंगी, नहीं तो गूगल कर लीजिएगा। मैं बहुत डिटेल में बात इसलिए नहीं करूंगा कि समय का अभाव है, आपके पास भी समय कम हो, और आपको ठीक लगे तो इसको शेयर जरूर कर दीजिए। शेयर इसलिए कीजिए ताकि हमारे राष्ट्र के गौरव के बारे में, हमारे स्वाभिमान के बारे में एक एक व्यक्ति को इसकी जानकारी मिले। आगे आपको दिखाते हैं कि अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं, इसके अंदर क्या खास बात। ये देखिए, ये गुफा में एक दीवार है,
ये साधु यहां पर बौद्ध भिक्षु खड़ा हुआ है, इस बौद्ध भिक्षु की मिरर इमेज आपको यहां पर दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है कि जो पत्थर को काटकर दीवार बनाई गई, उस दीवार को इतनी फिनिशिंग दी गई है कि उसके पास कोई खड़ा है तो दीवार शीशे की तरह काम कर रहा है। आज हमने बहुत हमारी पेंट की कंपनियां हैं जो कहती हैं कि जी हम ऐसी दीवार बना देते हैं, लेकिन फिर भी पत्थर के ऊपर इतनी पॉलिश हो सके, शायद ऐसी टेक्नोलॉजी अभी भी हमारे पास नहीं है। तो ये इतना गहरा ज्ञान विज्ञान यहां पर रहा है। हम बात करेंगे अजंता एलोरा की, देश के अलग अलग और मंदिरों की भी बात करेंगे। उससे पहले आज जो खोज हुई है सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में, यह कहा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो उस समय के अवशेष पाए गए हैं, यद्यपि उनका जो काल निर्धारण होता है, सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नगर पाया गया, मोहनजोदाड़ो पाया गया, लाथेर पाया गया, और अभी राखी गढ़ी नाम से एक और कुछ कंकाल, कुछ वहां की सभ्यता निकली है जिसके डीएनए टेस्ट में यह पता लगा है कि यह 10 से 15 हजार साल पुरानी हो सकती है। तो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता को कम करके आंका गया, और आजादी के बाद वामपंथी इतिहासकारों ने सुनियोजित तरीके से हमारे बारे में ये पूरी दुनिया में प्रचारित किया कि भारत के अंदर तो जाहिल लोग रहते हैं, भारत के अंदर तो अनपढ़ लोग रहते हैं, इनको तो सिखाने की, इनको तो पढ़ाने की आवश्यकता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो मकान मिले हैं वो ईंट से बने हुए मकान मिले हैं, मकान खुले हैं, हवादार हैं, मकानों के अंदर खिड़कियां बनी हुई है, मकान को व्यवस्थित तरीके से डिजाइनिंग किया गया है ताकि मकान में रहने वाले के अंदर विटामिन डी की कोई कमी ना हो। सुनियोजित नगर की व्यवस्था है, नालियों की व्यवस्था है। देखिए, जो सभ्यता और संस्कृति जंगलों में रहती है वो कभी भी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखती, वो कभी भी स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती। स्नानागार बने हुए हैं कि सामूहिक कोई काम करना है तो स्नान कैसे कर सकते हैं। सड़कें बनी हुई है, कितने मीटर, 5 से लेकर 15 मीटर चौड़ी सड़कें बनी हुई हैं, और एक दूसरे को ठीक 90 डिग्री के ऊपर काटती हैं। तो ये सारे स्मार्ट सिटी, आज हम जो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, वो यदि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं तो इसका मतलब हमारा भारत बहुत महान रहा है। हमें जानबूझकर इसकी महानता के बारे में सिखाया नहीं जाता, हमें पढ़ाया नहीं जाता। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो उस समय के यात्री भारत में आए हैं, जिनके लिखित प्रमाण मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पिल्लर पत्थर के थे और उसके ऊपर लकड़ी के 3-3 मंजिल महल थे। बुद्ध के समय में ये जो गुफाएं बननी शुरू हुई, इन गुफाओं के अंदर लोग रहते थे, लोग यहां पर पूजा करते थे, आराधना करते थे। ये पत्थर की काटी हुई कुछ गुफाएं तो आज मिली हैं, इससे भी और बड़ी संख्या में ऐसा वैभव हो सकता है जो जाने कितना वैभव तो लुट गया और कितना वैभव और आने वाले हैं। अभी एक और मैं आपके सामने स्थान दिखाता हूं, नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए, हमें जब 1835 में मैकाले आया तो उसने कहा कि भारत में तो कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, तो भारत के अंदर तो हमें लोगों को एजुकेटेड करना पड़ेगा, इनको सिखाना पड़ेगा। तो उसने कहा कि भारत में तो कोई शिक्षा का व्यवस्थित तंत्र नहीं है, इसलिए हम इनको पढ़ाई लिखाई सिखाएंगे। तो लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का कानून बनाया, और आज जो हम शिक्षा व्यवस्था पढ़ते हैं उसका बेस वही लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति है। 1835 में वो कानून बनाता है। कनिंघम के नाम से एक अंग्रेज अधिकारी आता है। वो अंग्रेज अधिकारी जब वेनसांग की डायरी पढ़ता है तो वो पढ़ता है कि पटना के पास एक ऐसा कोई विश्वविद्यालय पहले होता था जहां पर 10,000 विद्यार्थी पढ़ता था। तो उसने वहां पर खुदाई करनी शुरू की। उसके मन में जिज्ञासा हुई कि चलो खुदाई करते हैं, तो देखा वहां पर एक टीला है। तो 1870 में उसने खुदाई करनी शुरू की। 1912 तक खुदाई होती रही, और 1912 के बाद जो अवशेष निकले वो ये अवशेष निकले। ये अवशेष क्या कहते हैं कि भारत में 2000 साल पहले से ऐसे विश्वविद्यालय चलते थे, रेजिडेंशियल विश्वविद्यालय, जो पूरी दुनिया के पहले विश्वविद्यालय थे, और जहां पर 10-10 हजार लोग आवासीय पढ़ने का काम करते थे। मतलब रेजिडेंशियल, निशुल्क पढ़ते थे, और पढ़ाई केवल भारत के लोगों की नहीं होती थी। इस विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए श्रीलंका से, जितने भी पूरा विश्व है, उस समय के पूरे विश्व से लोग आते थे। चीन से खुद वेनसांग आया था, फाइयान आया था। वो इस विश्वविद्यालय में इसलिए पढ़ने आए थे कि पूरी दुनिया में लोगों को कहीं रिसर्च करनी होती थी, कुछ ज्ञान विज्ञान सीखना होता था, तो उनके सामने भारत के अलावा और कोई स्थान नहीं होता था। तो ये भारत की संस्कृति। अब ये विश्वविद्यालय निकला। ये विश्वविद्यालय 1199 में बख्तियार खिलजी नाम का एक हमलावर आया था। उस बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय के अंदर 90 लाख पांडुलिपियां होती थी। वेनसांग की डायरी आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगी, आप उसमें पढ़ लीजिए। वो कहते हैं कि यहां पर 3 बड़े बड़े पुस्तकालय थे। मेरे राकेश भारत फेसबुक पेज के ऊपर आपको नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पूरा एक एपिसोड मिलेगा कि बख्तियार खिलजी जब बीमार हो गया
और उसके हकीम उसका इलाज नहीं करवा पाए, तो किसी ने उसको कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक आचार्य हैं श्रीधर राहुल जी, उनको बुलाया जाए। श्रीधर राहुल जी आए। बख्तियार ने कहा कि मैं तो मुसलमान हूं, मैं किसी काफिर के हाथ की दवा नहीं खाऊंगा। तो उसने कहा कि आपको दवा खाने की जरूरत नहीं है। बख्तियार खिलजी के असिस्टेंट से एक कुरान ली, कुरान के पन्नों के ऊपर ऐसा लेप लगाया और बख्तियार खिलजी को कुरान वापस देकर कहा कि आप केवल कुरान पढ़ें और कुरान पढ़कर आप ठीक हो जाएंगे। तो पत्ते के ऊपर जो धूम्र दिया, जो लेप लगाया, उससे बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। और जब बख्तियार खिलजी ठीक हो गया तो कोई दूसरा व्यक्ति होता तो एहसानमंद होता। उस बख्तियार खिलजी ने यह सोचा कि यदि भारत में इतने उच्च दर्जे का आयुर्वेद है, चिकित्सा विज्ञान है, तो भारत के अंदर मैं जो चाहता हूं कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना, वो नहीं हो पाएगा। तो वो अपनी फौज के साथ धन्यवाद देने की जगह नालंदा विश्वविद्यालय में पहुंचा, वहां के आचार्य को बुलाया और ये कहा कि ये जो पुस्तकें हैं इसमें क्या है, यदि इन पुस्तकों में वही चीज है जो हमारी धार्मिक पुस्तक में है तो इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमारी धार्मिक पुस्तक है। क्योंकि जो हमारी धार्मिक पुस्तक में नहीं है इसका मतलब उसको वो इस दुनिया में ना रहे और वो सच नहीं हो सकता। तो उसने 90 लाख पांडुलिपियों के ऊपर आग लगा दी थी। तो ये नालंदा विश्वविद्यालय आज खड़ा है। मैं आपको यकीन दिलवाता हूं कि किसी हमारे देश के बच्चे ने यदि कैलाश मंदिर देख लिया और नालंदा विश्वविद्यालय देख लिए, काले पानी की जेल देख ली, तो वो देश का इतना भक्त बन जाएगा, वो अपने पूर्वजों का कभी अपमान नहीं कर सकता, वो कभी भी अपने पूर्वजों की आलोचना नहीं कर सकता। तो ये इन चीजों के बारे में हमें कम पढ़ाया जाता है, कम बताया जाता है। एक और मैं आपको बात बताऊं, अभी 1960, 1940-45 के आसपास ये पता लगा कि रानी की एक बावड़ी है। उस रानी की बावड़ी में ऊपर से नीचे की ओर 7 मंजिल ये बनाई गई है। इसकी मंजिलें नष्ट हो गई थी, ये गाद के अंदर भर गई थी। तो कोई पुरातत्व का एक विद्वान था, उसने इसकी खुदाई की। 20 साल तक खुदाई चलती रही तो ये बावड़ी निकली। और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, 300, 400, 500, 600 साल पहले तक ये नीचे देखिए बावड़ी, पानी के लिए कुआं बनाया गया है, कुएं जैसी पानी को बावड़ी कहते हैं। तो वहां से निकालते हुए नीचे आप देखेंगे तो यहां पर भी नक्काशी है, यहां पर भी पूरी एक एक के ऊपर बहुत गहरा बारीक काम किया हुआ है। एक मंदिर है कर्नाटक में, होलेबिंदु के स्थान पर होयसालेश्वर मंदिर जिसको कहते हैं, जो भगवान शंकर के ऊपर समर्पित है। प्लेटफॉर्म के ऊपर मंदिर बना हुआ है। मैं बहुत संक्षेप में बात कर रहा हूं आज आपसे। आपको और इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप पेज को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और टाइमलाइन के ऊपर आपको काफी वीडियो मिलेंगे जिसमें ऐसी ही जानकारी है। क्योंकि आज सारे मंदिरों को कवर करना है तो मैं किसी एक विषय के ऊपर ज्यादा समय नहीं ले सकता। उन मंदिरों में कितनी डिटेलिंग है, मैं आपके सामने एक तंजौर के मंदिर की बात करता हूं। तंजौर के मंदिर में इतनी डिटेलिंग है कि इस तंजौर के मंदिर में आप देखेंगे कि एक मूर्ति के ऊपर जो मुकुट के ऊपर जो बनी हुई है, ये देखिए एक मूर्ति है। इस मूर्ति के मुकुट के ऊपर छोटे छोटे और मस्तक बने हुए हैं। इन मस्तकों के अंदर इतनी बारीक कारीगरी की है कि कुछ इंच के ये मस्तक हैं तो इनको भी अंदर से खोखला किया है। मतलब नाक आंख से मिली हुई है, आंख नाक से मिली हुई है और आंख मुंह से भी मिली हुई है। तो ये ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी रही है कि जिसने पत्थरों को अंदर से भी खोखला करने का काम किया है। आप लाइट को एक तरफ से डालें तो लाइट दूसरी तरफ से, तीसरी तरफ से, दोनों ओर से दिखाई देती है। ये देखिए, इसके बारे में बता देता हूं। अजंता अलोरा में भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा है। इस बुद्ध की प्रतिमा को आप सामने से देखेंगे तो आपको ये ध्यानमग्न दिखाई देगी। आप दाईं ओर से देखेंगे तो इसके अंदर हास्य के भाव दिखाई देंगे, और इसको बाईं ओर से देखेंगे तो आपको इसके अंदर गंभीरता दिखाई देगी। ये अजंता गुफाओं में इतनी बारीक कारीगरी की गई है। ये देखिए, ये पत्थर देखिए, ये भारत के किसी एक मंदिर के पत्थर हैं। मैंने किसी एक मंदिर क्यों कहा? भारत के साथ उस समय जब अफगानिस्तान से लेकर भारत रहता था, गांधार से लेकर इधर बर्मा से लेकर एक बड़ा हिस्सा भारत का था, अखंड भारत का था, जम्बू द्वीप का था। तो उस समय हर गांव में मंदिर होता था। तो इसका मतलब क्या है कि हर गांव में 2-2, 3-3 मंदिर होते थे। तो भारत के अंदर 20 से 25 लाख, 30 लाख मंदिर थे, और सारे मंदिरों में कोई ना कोई कारीगरी थी। तो इस मंदिर को देखिए, इसके अंदर ये पिल्लर है। ये पिल्लर आप में से जो थोड़े से विज्ञान और तकनीक को समझते हैं वो समझ सकते हैं कि ये जो पिल्लर है इसके अंदर हमें ये राउंड करना है। तो राउंड करने की एक ही मशीन होती है जिसको लेथ मशीन बोलते हैं। हिंदी में उसको बोलूं तो खराद मशीन बोलते हैं। ये जो लकड़ी का पाया बनता है ना, जिसको गोल किया जाता है, तो खराद मशीन के ऊपर बनता है। अब लकड़ी का पाया बनाना है, उसके लिए तो आप लकड़ी को काटने के लिए साधारण लोहे से और हाथ पैर से चलने वाली खराद की मशीन के ऊपर भी काट सकते हैं।
चलो बिजली आ गई तो आज खराद की मशीन के ऊपर पिलर बनते हैं, मशीनिंग के और काम होते हैं, तो उसमें आप और कुछ मशीनिंग कर सकते हैं। लेकिन पुराने जमाने में ऐसी कौन सी खराद की लेथ की मशीन हो सकती थी कि जिसके ऊपर इतने भारी पत्थर को जो होल्ड कर सके और फिर इतने भारी पत्थर को मशीन करने का काम भी कर सकें। तो ऐसी लेथ करने की यदि हमारी टेक्नोलॉजी भारत के अंदर हजारों साल पहले थी तो इसका मतलब भारत के अंदर कोई साधारण विज्ञान नहीं था, भारत के अंदर कोई ना कोई ऐसा सुपर साइंस था। अब ये देखिए, ये आप पिलर देखिए, मतलब मंदिर की कोई दीवार है तो उस दीवार के ऊपर भी बारीक से बारीक कारीगरी की गई है। ये भी देखिए तो ये भी अपने आप में जो छोटा सा दिखाई देता है कुछ इंच का हिस्सा, तो इस कुछ इंच के हिस्से में भी कोई ना कोई संदेश देने की बात की है कि पत्थरों की भाषा में कुछ ऐसा लिखा जाए जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने का काम करे। तो दीवार के अंदर इतनी नक्काशी करना, पत्थर के अंदर इतनी कारीगरी करना कि एक एक मूर्ति को जब हम देखते हैं तो उसके अंदर भाव दिखाई देते हैं। पुराने जमाने में हमारे यहां शिल्पियों के समूह होते थे, ऐसे समूह होते थे जो मंदिर बनाते थे तो राजा उनको संरक्षण देने का काम करते थे, और जब वो मंदिर बनाते थे तो पूरा जीवन मंदिर बनाते रहते थे। ऐसी इंजीनियरिंग, देखिए कोई मूर्ति बनती है, अब देखिए ये मूर्ति बनी है, मान लीजिए ये मूर्ति आप बनाते हैं, तो इस मूर्ति को बनाने के लिए 3D में आपको सोचना पड़ेगा। आपको साइज का कैलकुलेशन चाहिए कि हेड कितना साइज का होता, आपको बॉडी एनाटॉमी का ज्ञान होना चाहिए, फिजियोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपने सिर बड़ा बना दिया, हाथ छोटे बना दिए, हाथ बनाया तो कलाई लंबी बना दी या पंजा लंबा बना दिया, तो मूर्ति के अंदर प्राण नहीं दिखेंगे, सजीव नहीं दिखेगी। और पत्थर के अंदर भाव पैदा करना। अब देखिए ये मूर्ति बनानी है तो इस मूर्ति को बनाने के लिए आपको गणित का जब तक ज्ञान नहीं होगा आप मूर्ति को नहीं बना सकते। आपको ये मूर्ति बनानी है तो राउंड शेप में आपको इसको बराबर डिवाइड करना पड़ेगा। आपको मूर्ति बनानी है तो आपको त्रिकोणमिति का, ट्रिग्नोमेट्री का भी ज्ञान होना चाहिए। आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत गहरी आनी चाहिए, क्योंकि ये सामान्य मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है। कुछ जो हमारी शिल्पकला है उसके आगे तो ट्रिग्नोमेट्री भी फेल हो जाती है कि इसकी कैलकुलेशन की कैसे होगी, हजारों साल पहले कैसे की होगी जब कोई कंप्यूटर नहीं होता था। तो सारी कैलकुलेशन मस्तिष्क से होती थी। तो शिल्पकला में ऐसे ऐसे काम किया जाता था। एलोरा में ब्राह्मण मंदिर है, उसमें शिव पार्वती का विवाद का एक दृश्य दिखाया गया है, जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि जैसे वो धरती के ऊपर उतर आया हो कि एक पति पत्नी के बीच में, माता पार्वती और पिता शिव के बीच में किसी बात को लेकर विवाद है, तो उस विवाद को पत्थरों के ऊपर उकेर दिया, भावों को, इमोशंस को पत्थरों के ऊपर उकेर दिया। उड़ीसा का एक लिंगराज मंदिर है। यह लिंगराज मंदिर सैकड़ों फीट ऊंचाई है, इसकी गहराई है, मोटाई है। और इस लिंगराज मंदिर में हम दीवारें देखते हैं, इस लिंगराज मंदिर को देखते हैं तो इसमें ऐसा लगता है, मूर्तिकला को देखते हैं कि जैसे बिल्कुल सजीव कर दिया गया। खजुराहो के मंदिर हैं जो 9वीं शताब्दी में बनाए गए। 75 मंदिर बनाए जिसमें अभी 20 बचे हुए हैं। इन खजुराहो के एक एक मंदिर में हमने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को माना। हमने संन्यास और मोक्ष के मार्ग की भी बात की, लेकिन गृहस्थ धर्म में रहे तो कैसे, किस प्रकार से एक एक जीवन के पहलू के ऊपर गंभीरता से चिंतन किया है, वो काम हमने भारत में किया है।